हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पाइनेक्सिस। जैसा कि आपके क्लास 10th के बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। और मैंने यहाँ पर फिजिक्स का लगभग सारा कंटेंट डाल दिया है और केमिस्ट्री के भी फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमने डाल दिए हैं, जिसमें कि आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और आज हमारा चैप्टर 3 है, जो कि क्लास 10th का सबसे लंबा चैप्टर और बच्चों की नज़रों में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को इतने प्यारे तरीके से आपको समझा देंगे कि ये चैप्टर यकीन मानिए आज आपका फेवरेट चैप्टर बनने वाला है। ठीक है, और इस चैप्टर में अच्छी बात यह है कि अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं है भाई। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, इस चैप्टर में थ्योरी है, वो भी बहुत अच्छी सी थ्योरी है। ठीक है, तो चलो मज़ा आने वाला है भाई। बाकी मैंने आपको बता रखा है कि इसका जो भी आपको हैंड रिटन नोट्स है, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आप चाहें तो वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम डिफरेंस देखेंगे मेटल और नॉन मेटल में, और गारंटी लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। ठीक हो गया, चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। आपको पढ़ा हुआ है भाई, मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। मेटल भाई सॉलिड होते हैं, बस एक मेटल जो लिक्विड होता है जिसका नाम है मरकरी, यानी कि Hg इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, ये हार्ड होते हैं। बस 2 मेटल सॉफ्ट होते हैं, कौन? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, कई बार एग्जाम में आए हैं ऐसे कौन से 2 मेटल हैं जिनको नाइफ से काटा जा सकता है? सॉफ्ट मेटल कौन? सोडियम और पोटेशियम। ये मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल मतलब इनको बीटन टू सीट, इनको सीट के फॉर्म में बीट किया जा सकता है। ठीक है, इनसे सीट बनाई जा सकती है। ये डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनको वायर बनाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, डक्टाइल। ठीक है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एज वेल एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कौन? मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। देखिए उस सवाल में क्वेश्चन आया था बेस्ट कंडक्टर कौन कौन है भाई? सिल्वर और गोल्ड। क्वेश्चन आया था कि गोल्ड बेस्ट कंडक्टर है, फिर भी गोल्ड का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और सबसे बेकार कंडक्टर कौन है भाई? मरकरी और लेड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? और लास्ट पॉइंट है कि जो मेटल होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्या होता है? हाई होता है। ठीक हो गया, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं नॉन मेटल भाई। नॉन मेटल के बारे में, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। उल्टा ये गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सभी नॉन मेटल गैस होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के जो कि ब्रोमीन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। नोट कीजिएगा, एक्सेप्शन ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एक्सेप्ट कौन? डायमंड। डायमंड का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इवन मेटल से भी ज़्यादा। ठीक है, ये डल होते हैं। ठीक हो गया, चमकदार नहीं होते हैं, एक्सेप्ट कौन? ग्रेफाइट और आयोडीन। यही 2 ऐसे नॉन मेटल हैं जो चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक हो गया, ये सॉफ्ट होते हैं भाई नॉन मेटल। एक्सेप्शन कौन है अगेन? डायमंड, क्योंकि भाई डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है। ठीक है, ये ब्रिटल होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और एक्सेप्शन कौन है भाई? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होके भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक हो गया, और डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हम कार्बोनेटेड कंपाउंड में बहुत ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक भाई, ऊपर मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं एनसीईआरटी के, और यकीन मानिए एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। ठीक है, चलो पहला फैक्ट देखते हैं। पहला फैक्ट क्या बोलता है, सुनो। जो अपना ना मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और लेड है, याद रखिएगा, जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने जाते हैं ना, तो ये अपने सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर लगा देते हैं। ठीक हो गया, इससे क्या होता है? इससे वो फर्दर ऑक्सीडेशन से बच जाते हैं। आ रही बात समझ में? एक एग्जाम्पल, मान लो ये एल्यूमिनियम की कोई बॉटल है, पहले पूरी वाइट रही होगी, लेट अस सपोज, बट जैसे इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो इसने अपने सरफेस पे एक ब्लैक कलर की ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी। अब इस लेयर से क्या होगा पता है? अब अंदर का एल्यूमिनियम सेव हो गया, अब ये फर्दर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कि फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
आई बात समझ में? तो क्या लिखा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड ऑन रिएक्शन विथ एयर फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस विच प्रिवेंट देम फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में? अगला पॉइंट, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते भाई। ऑक्सीजन की वजह से कभी भी इसमें कोरोजन नहीं होता, कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे गोल्ड और सिल्वर। ठीक हो गया। अगला, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आ सकता है, पहले मैं समझा देता हूँ। जो रॉ आयरन होता है ना, नॉर्मल आयरन, ये कभी भी एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता, एयर के साथ बर्न नहीं होता। बट अगर उसी आयरन का फिलिंग बना दिया जाए, फिलिंग बोले तो छोटा छोटा पाउडर फॉर्म, तो वो एयर के साथ बहुत बढ़िया जलता है। स्प्रिंगल जैसे फुलझड़ी जलती है ना, ऐसी जलता है। क्यों ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि जो रॉ आयरन होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है, बहुत टाइटली पैक्ड होता है, तो एयर को सरफेस एरिया नहीं मिल पाती है रिएक्शन करने के लिए। वहीं जब आयरन को पाउडर फॉर्म में हम लेके आते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो एयर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन कर पाती है उससे। आई बात समझ में? देखिए, आयरन नॉट बर्न बट आयरन फिलिंग बर्न विगरसली, विगरसली मतलब बहुत तेज, व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आयरन फिलिंग हैव मोर सरफेस एरिया देन द रॉ आयरन। आई बात समझ में? ये टॉपिक भी यहाँ पर कवर हो गया। इसके बाद भाई इंपॉर्टेंट है कॉपर और एल्यूमिनियम। सुना होगा ना, इसके बर्तन हुआ करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए इनको कुकिंग वेसल के रूप में हम यूज करते हैं। क्यों भाई? अगर कुकिंग वेसल है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए ना, तभी तो खाना बना पाएंगे। वरना खाना बनाने से पहले ही वो मेटल जल गया, क्या फ़ायदा उसमें खाना बनाने का। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और जिसमें कि हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। एयर का मतलब भाई यहाँ पर ऑक्सीजन से होता है। देखिए, हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। एयर का मतलब अभी दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ ऑक्सीजन है। ठीक है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई? अभी जस्ट, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं भाई? बेसिक नेचर के, याद है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते थे? एसिडिक नेचर के। पहले चैप्टर में पढ़ा है हमने एसिड बेस में। तो भाई यहाँ पर ना अपने को 1, 2, 3 और 4, 5 रिएक्शन पढ़नी है और ख़त्म। और 5 रिएक्शन हद से ज़्यादा इजी। पहला देखो, K प्लस O2 K2O, Na प्लस O2 Na2O, सेम रिएक्शन है भाई। बट ये रिएक्शन ना इम्पोर्टेंट है, आएगी एग्जाम में। क्यों पता है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ना ऑक्सीजन के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, हद से ज़्यादा फास्ट। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आए नहीं कि ये रिएक्शन कर देते हैं। ठीक हो गया। और रिएक्शन हाईली एक्सप्लोजिव होती है, बहुत ज़्यादा फट करके आवाज़ आती है ऐसे करके। ठीक हो गया। इसीलिए जो बाबा जी लोग होते हैं ना, कई बार जो ढोंगी बाबा होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, हाथ में उनके राख होती है, राख को ऐसे फेंकते हैं और अचानक से आग जल जाती है। हम सोचते हैं बाबा जी ने चमत्कार कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके हाथ में क्या होता है पता है? छोटे छोटे सोडियम और पोटेशियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक हो गया, पाउडर फॉर्म में, वो राख के साथ मिक्स होते हैं। जब वो फेंकते हैं तो सोडियम और पोटेशियम एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो अचानक से वहाँ पर क्या हो जाता है, छोटा मोटा एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक हो गया। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि वो एयर से रिएक्शन ना करे। क्यों? क्योंकि एयर से रिएक्शन करेंगे तो भाई अचानक से आग लग सकती है। तो क्या लिखा है, रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट। So sodium or potassium catch fire when kept in open air, hence they are kept in the kerosene oil to protect them from burning। आई बात समझ? ताकि ये जले नहीं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। खत्म हो गया भाई। अगला मैग्नीशियम। भाई ये तुम पहले चैप्टर में पढ़ के आए हो, याद है? Mg रिबन फॉर्म में होता है। जैसे O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, MgO, और कैसी लाइट देगा भाई, डेजलिंग वाइट लाइट देगा। एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद है? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, हमने अभी फैक्ट पढ़े ना ऊपर, वहाँ मैग्नीशियम नहीं देखा हमने बोला था कि मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो पहले ही वो अपने ऊपर एक ऑक्साइड लेयर लगा दिया होता है। तो फिर क्या किया जाता है पता है? देखो, बाई चांस
ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर लगी है, हमको एक पत्ता लाना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले इसको ऐसे ऐसे करके पहले क्या करेंगे, उस ऑक्साइड लेयर को हटाएंगे, उसको रियल मैग्नीशियम बनाएंगे, रॉ मैग्नीशियम, फिर दोबारा रिएक्शन कराएंगे। कई बार आ सकता है, अपने दिमाग में होना चाहिए बात, ठीक है। सारी चीज़ें लेके आया हूँ मैं आज तुम्हारे लिए। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते तो MgO बनता है, और लास्ट Al को जब O2 के साथ रिएक्शन कराते तो Al2O3 और ब्रिलियंट वाइट लाइट निकलती है जो वेल्डिंग के टाइम पे यूज होती है, सेम वैसी। और अगला कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CuO बनता है, कॉपर के नीचे काला हो जाता है। कभी कॉपर के बर्तन को आग में रख के देखना, पूरा काला हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड ब्लैक ऑक्साइड। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारी स्लाइड 1 खत्म हो गई, 4 स्लाइड पढ़नी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थोड़ा सा लंबा तो है ही चैप्टर, पर मजेदार है भाई, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा, इसका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होता है भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बताओ तो। एम्फोटेरिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, जो एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड की तरह भी काम करेगा और बेस की तरह भी काम करेगा। जस्ट 1 मिनट में ये लाइट को क्लोज कर देता हूं, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऐसा ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी काम करता है एज वेल एज बेस की तरह भी काम करता है, यानी कि वक्त आने पे एसिड बन जाएगा, वक्त आने पे वो बेस बन जाएगा। ठीक हो गया। दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल कौन है भाई, सिर्फ 2, Al2O3 और ZnO। अपने सिलेबस में सिर्फ 2 ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक हो गया। कैसे काम करते हैं इसको देखें जरा। देखो भाई, जब HCl में Al2O3 डाला जाता है, सुनो HCl कौन है भाई, दुनिया का फेमस एसिड, तो ये अपने आप ही वहां पर क्या बन गया, बेस। तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो पढ़ा है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। देखो HCl क्लियर था अपने को बस, तो इसने अपना नेचर बदल दिया, गिरगिट होता है एक तरीके का। ऐसे देखो तो यहाँ पर NaOH, ये तो पता है ना सबको, ये दुनिया का भाई बहुत फेमस बेस है, तो ये अपने आप ही क्या बन गया भाई, एसिड। देखो एक ही बंदा एक रिएक्शन में बेस बन जा रहा है, जबकि दूसरे रिएक्शन में एसिड बन जा रहा है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट। सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, याद रखिएगा इसको, NaAlO2। कई बार आया है, बच्चों को नहीं पता होता है, प्लस H2O, इसको याद रखिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट नाम होता है इसका। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी पढ़ लिया, ऐसे सब्सटेंस जो वक्त आने पे एसिड बन जाते हैं और वक्त आने पे क्या बन जाते हैं, बेस बन जाते हैं। अब इसके बाद सबसे टफ चैप्टर, जहाँ से बच्चा इस चैप्टर को ही छोड़ देता है भाई, ठीक है। ये इतना खौफनाक चैप्टर टॉपिक है कि बच्चा यहीं से एकदम वो कहता है यार अब नहीं हो पाएगा मुझसे संघर्ष, ठीक है। जैसे तैसे हो यहाँ तक तो पढ़ता है। अब देखो इसको मैं इतने बेटर लैंग्वेज में समझाऊंगा ना, जो कि है आपका रिएक्शन विथ वाटर। कुछ नहीं है भाई, देखो जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड, प्लस क्या बाहर निकलती है, H2 गैस। या कभी जब मेटल ऑक्साइड जो बना है दोबारा अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन की, मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड ने दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन की, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर ना हमको सिर्फ इतनों के बारे में पढ़ना है, मैं ट्रिक बना के ला गया तुम्हारे लिए। ट्रिक क्या है सुनो, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाएंगे, हाइड्राइड। मैग्नीशियम ना सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये भी क्या बनाएगा, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड बनाने वाले 4, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और ये क्या बनाते हैं भाई, ऑक्साइड बनाते हैं। ये चारों हाइड्राइड बनाते थे और ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। और लास्ट लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ठीक हो गया। और इससे ज़्यादा है भी। और ऊपर के जो 4-5 है ना, यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, टिक मारने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आएगा, पता रखना। हॉट वाटर खासकर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैग्नीशियम ऐसा बनता है जो हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। ठीक हो गया। चलिए भाई अब इनकी रिएक्शन भी देखें तो जरा। पहला सोडियम और पोटेशियम, भाई इन दोनों का तो एक ग्रुप होता है। जब भी ये H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो NaOH बनेगा, हाइड्राइड, प्लस H2 प्लस हीट निकलेगी।
यानी कि ना एक बार मैं यूट्यूब में एक्सपेरिमेंट देख रहा था जिसमें कि एक सोडियम के बड़े बड़े बॉल थे, उन्होंने उसको तालाब में फेंक दिया तो तालाब में ना एक्सप्लोजन होने लगा। क्यों? क्योंकि भाई हीट निकलती है। तो यहाँ पर फैक्ट, ये दोनों रिएक्शन देखो, K प्लस H2O KOH प्लस H2 प्लस यहाँ भी क्या निकलेगी? हीट। याद रखिए फास्ट रिएक्शन है, हीट निकल रही, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो हाइड्रोजन गैस है ना ये इजीली फायर कैच कर लेती है। एक नया क्वेश्चन सुन लो भाई, ये रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम पानी में डालने में फायर किसकी वजह से कैच करता है? हाइड्रोजन की वजह से करता है, याद रखिएगा। ठीक हो गया। और एक पॉप साउंड भी निकलती है। आई बात समझ में? ये यहाँ पर हो गया। और कौन सा वाटर है भाई? ये कोल्ड वाटर। ठीक हो गया। अगला कैल्शियम की बात करते हैं भाई। जब कैल्शियम को पानी में डालते हैं ना, ठीक है, कैल्शियम मतलब जो चूना होता है, चूने को कभी मिस्त्री देखा होगा ना, पानी में डालता है तो क्या बनता है पता है? CaOH का होल ट्वाइस, और ये पानी में फ्लोट करता है, बुलबुले से बनने लगते हैं पानी में। ठीक हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे खाना नहीं पकता, खिचड़ी पकती है जैसे, ऐसा कुछ पक रहा होगा करके। और क्या निकलता है भाई? H2 गैस निकलती है। ठीक हो गया। पहली बात, ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे होती है, फायर कैच नहीं करती, ऐसा नहीं कि आग लग जाएगा। ठीक है। और जो कैल्शियम होता है वो फ्लोट करने लग जाता है, किसमें? देखो, कैल्शियम फ्लोट एज H2 गैस स्टिक टू द कैल्शियम सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, CBSE में आज तक नहीं पूछा है, अब पूछ सकता है कि भाई कैल्शियम क्यों फ्लोट करता है इस रिएक्शन में पानी में? क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है ना वो कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाती है। आया। सेम रीजन मैग्नीशियम में भी है। देखो, Mg में H2 डालोगे तो MgOH का होल ट्वाइस क्या होता है इसका नाम भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्लस क्या निकलेगा? H2 गैस। यहाँ भी सेम है, Mg फ्लोट, मैग्नीशियम फ्लोट करने लग जाता है। क्यों पता है? क्योंकि हाइड्रोजन के बबल चिपक जाते हैं कहाँ पर? मैग्नीशियम के सरफेस पे। ऊपर हाइड्रोजन के बबल किस पे चिपक रहे थे? कैल्शियम के सरफेस पे, तो कैल्शियम फ्लोट कर रहा था। यहाँ हाइड्रोजन के बबल किस पे चिपक रहे हैं? मैग्नीशियम के सरफेस पे, तो मैग्नीशियम फ्लोट करेगा। आ रही बात समझ में? चलिए, 3 अब ये बंदे हो गए। ये 3 कौन से वाटर थे? हॉट वाटर। ये कौन सा वाटर है भाई? कोल्ड वाटर। अब ये 3 बंदे ना हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो Al बनाएगा Al2O3, Fe बनाएगा Fe3O4 और Zn बनाएगा ZnO। तीनों के ऑक्साइड बने और क्या बाहर निकला? H2 गैस। तो ये 3 रिएक्शन आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो चलेगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर के रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बड़ी बात थी? जल्दी से सुन लो। सोडियम और पोटेशियम बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक हो गया, और बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। कैल्शियम थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है और जो कैल्शियम है ना उसके बबल्स फ्लोट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन के बबल हैं वो मैग्नीशियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं। खत्म हो गया भाई रिएक्शन विथ वाटर। आया। अब यहाँ पर अगला टॉपिक आता है भाई फ्लेम टेस्ट। अब ये फ्लेम टेस्ट क्या है? फ्लेम टेस्ट में ना भाई ये एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है और सीबीएसई में आएगा भी नहीं, बट कई सारे यूट्यूब में मैंने देखा है, कई बुक्स में मैंने देखा है कि फ्लेम टेस्ट करवाया जाता है। तो बच्चे भाई पढ़ के लेके जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चों को लगेगा भाई हमने यहाँ फ्लेम टेस्ट नहीं पढ़ा, क्या कोई चीज़ें अधूरी तो नहीं रहेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट क्या पता आ भी जाए, कभी कभार हो भी सकता है, इसलिए रिस्क नहीं ले रहा हूँ। फ्लेम टेस्ट कुछ भी नहीं है। जब भी किसी मेटल को फ्लेम में रखा जाता है यानी कि आग में रखा जाता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है, कोई एक कलर देगा, एंड दैट इज कॉल्ड फ्लेम टेस्ट। बस जैसे लिथियम Li पॉजिटिव कैसा कलर देगा? क्रिम्सन रेड, रेड भी नहीं बोल रहा भाई, क्रिम्सन रेड। Na पॉजिटिव येलो, K पॉजिटिव लाइलैक, Ca2 पॉजिटिव ऑरेंज रेड और Cu2 पॉजिटिव ब्लू ग्रीन। बस क्या लिखा हुआ है? व्हेन मेटल और इट्स सॉल्ट इट पुट इनटू द फ्लेम इट गिव ए कैरेक्टरिस्टिक कलर। क्यों देता है ये भी सुन लो भाई। देखो ये है, ये आपके ऑर्बिटल है, पहले वो मेटल का इलेक्ट्रॉन नीचे ऑर्बिटल में है, जैसे आपने फ्लेम दिया उसकी एनर्जी बढ़ गई और वो ऊपर ऑर्बिटल में चले गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। थोड़ी देर बाद वो इलेक्ट्रॉन दोबारा नीचे होगा, इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा ना तो भाई ये लाइट छोड़ेगा, ठीक हो गया, इन द फॉर्म ऑफ कलर, ये एनर्जी रेडिएट करेगा।
तो देख लो कुछ नहीं होता। व्हेन मेटल इज गिवन हीट द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू द हायर ऑर्बिटल, आफ्टर सम टाइम व्हेन इट डी एक्साइटेड टू द लोअर ऑर्बिटल दे रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर। ठीक है, वीडियो को एक बार पॉज करके जो मैंने बोला एज इट इज लिख दीजिए। सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्लास 12th वाली डेफिनेशन दे दी फ्लेम टेस्ट की। ठीक हो गया, यहाँ पर अपना फ्लेम टेस्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है अपना रिएक्शन विथ एसिड। भाई ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, एसिड के साथ क्या होता है ध्यान से देखिएगा। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस क्या बनता है H2। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन किया तो MgCl2 प्लस H2, नहीं पढ़ना है इसको। जिंक ने HCl के साथ किया तो ZnCl2 प्लस H2, इसे भी नहीं पढ़ना है। पढ़ना भाई ये है नाइट्रिक एसिड का स्पेशल केस होता है। क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। H2 गैस इज नॉट रिलीज्ड इन केस ऑफ HNO3। देखो ना H2 गैस नहीं निकल रही यहाँ पर, HNO3 के केस में H2 गैस नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है पहले मुझसे सुन लो फिर यहाँ देखना। H2 गैस इसलिए नहीं निकलती है भाई क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जैसे ही H2 गैस निकलती है ना, ये इस H2 को ऑक्सीडाइज करके H2O बना देता है। देखो यानी कि ऑक्सीजन ऐड करवा देता है। तो H2 के बदले क्या निकल जाती है, H2O निकल जाती है। बस दोबारा सुन लो, चूंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो H2 गैस को किस में चेंज कर देता है, वो H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज H2 गैस इज नॉट रिलीज्ड इन केस ऑफ HNO3 बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing agent and hence it oxidizes H2 to H2O। बोला था ना, देखो यहाँ पर and itself get reduced। भाई H2 को तो ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो गया। यही तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा और खुद बेचारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा टू NO में या N2 में या NO2 में, किसी भी एक में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो तो जरा। ठीक है, तो याद रखिएगा HNO3 कभी भी H2 गैस रिलीज नहीं करता है, ये H2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक हो गया, और खुद अपना बेचारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। यहां पर भी एक्सेप्शन है भाई। मैग्नीज और मैग्नीशियम के केस में ऐसा नहीं होता है, वहां पर H2 गैस निकलती है। आई बात समझ में, नॉट H2O। कायदे से HNO3 हमेशा H2O निकालता है, H2 को H2O में बदल देता है, बट इन दोनों के केस में नहीं बदलता है बस। तो जब Mn और Mg को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट तो बनेगा बट H2 गैस निकलेगी, H2O नहीं निकलेगी। ठीक है, एक बार ब्लैक स्क्रीन में आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो HNO3 होता है वो हमेशा H2 गैस को किस में चेंज कर देता है, H2O में। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बट एक्सेप्शन है भाई इसमें, Mg और कौन, Mn, यहां ये काम नहीं कर पाता है। आई बात समझे, क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि ऐसे कौन दो एलिमेंट हैं जिसमें जो HNO3 है वो H2 गैस रिलीज करता है। या तो ये क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन आएगा कि H2 गैस इज नॉट रिलीज्ड व्हेन मेटल इज रिएक्टेड विथ HNO3, वाई, तो वहां पर वो थ्योरी लिख देनी है। ठीक है, या आएगा गिव नेम द टू मेटल विथ विच even HNO3 forms H2 गैस नॉट H2O, तो कौन होगा, Mn और Mg। आ रही बात समझ में, और यहाँ पर हमारा ये किस्सा भी खत्म होता है जो भी हमने यहाँ पर सीखा। ठीक हो गया। अब इसके बाद नीचे देखो भाई, कॉपर के बारे में क्या जानकारी दी है इसने, बताओ तो। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कॉपर के बारे में, कि जब कॉपर को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कॉपर कभी भी रिएक्शन नहीं करता। ठीक हो गया, और रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl कभी आता है भाई, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा और आयरन सबसे कम रिएक्शन करता है। ये आया है इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। और मैग्नीशियम क्यों करता है आएगा, सुन लो भाई, सिर्फ टॉपर बंदों के लिए है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एवरेज बच्चों को ये समझ में भी नहीं आएगा। देखो भाई मैग्नीशियम क्यों करता है, अगर आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब आपका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है। देखो मैग्नीशियम आखिर क्यों करता है पूछेगा, why, how will you confirm that magnesium react with dilute HCl more batterly। ठीक है, तो लिखोगे because it form most bubble।
जबकि जो Fe होता है वो क्या करता है, बबल फॉर्मेशन नहीं करता है। जितने ज़्यादा बबल आ रहे हैं ना, इसका मतलब उतना अच्छा रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कभी भी HCl के साथ जब Mg रिएक्शन करता है तो बहुत सारा क्या बनता है, बबल बनता है, और इससे कंफर्म होता है कि जो कॉपर है, सॉरी Mg है, वो रिएक्शन करता है किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, सॉरी डाइल्यूट HCl के साथ। कुछ और रिएक्शन भाई एग्जाम में आ सकते हैं, उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी, ठीक है। क्या है, जब जिंक को CuSO4, ये पढ़ा है तुमने, क्या बना देता है, ZnSO4 प्लस Cu, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है हमने। Fe में जब CuSO4 डालते हैं तो FeSO4 कलर याद रखिएगा ग्रीन, प्लस बाहर क्या निकल जाती है, Cu। और आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं बताओ तो जरा, ठीक है, नया टॉपिक खत्म हो गया रिएक्शन विद मेटल। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं बताओ। आयोनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आयंस के थ्रू बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का क्या होता है, 11 होता है ना, 2 8 और 1, और क्लोरीन का क्या होता है, 2 8 और 7। तो भाई ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये क्लोरीन को दे देगा। तो आयोनिक कंपाउंड, एक बंदा इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा बंदा इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल आता है प्रॉपर्टी, पहली बात, आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली इन एक्वस फॉर्म या मॉल्टन फॉर्म। याद रखिएगा भाई, दोबारा से ब्लैक स्क्रीन ले आओ। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप नमक लाओगे ना NaCl और इसमें करंट डाल दोगे और बोलोगे कि भाई ये करंट कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा भाई। बट उसी NaCl को जब पानी में डाल दोगे ना, एक्वस बना दोगे या मॉल्टन फॉर्म में ले आओगे और तब उसमें करंट डालोगे तो भाई वो करंट कंडक्ट करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मॉल्टन फॉर्म में ना NaCl टूट जाता है आयंस के फॉर्म में, यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और आयंस ही तो करंट को कंडक्ट करते हैं, NaCl थोड़ा ना करता है। आ रही बात समझ में। तो यही चीज यहां पर ये लिखना चाह रहा है कि आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली इन या तो एक्वस फॉर्म या तो मॉल्टन फॉर्म, बिकॉज इन एक्वस और मॉल्टन फॉर्म दे गेट डिसोसिएट इनटू आयंस, और आयंस ही होते हैं जो करंट को कंडक्ट करते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ लिया, वन टेक में पढ़ ले भाई। आप ही पढ़ने, मैं तो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज, और मेरे को 10 चीजें यहाँ पर देखनी है। सोचो मिलने कितना टफ नहीं हो रहा होगा अभी ये। अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सबसे पहले, ठीक है, दोबारा से ब्लैक स्क्रीन। मेटल 3 तरीके के होते हैं, एक होता है लो रिएक्टिविटी वाला, एक होता है मिड रिएक्टिविटी वाला, एक होता है हाई रिएक्टिविटी वाला। हमें बस ये 3 पढ़ने हैं। एक्चुअली एक्सट्रैक्शन में ना बच्चों की ऐसी हालत ख़राब हुई रहती कि भाई कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। अभी बता रहा हूँ, देखो, ठीक है, एक बार शांति ले लीजिए, एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर आइए, अब आएगा आपको समझ में। देखो भाई क्या कह रहा है एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले किसी भी, ठीक है, मेटल को निकालना और उसको प्योरीफाई करना, यही एक्सट्रैक्शन है, ठीक हो गया। अब एक्सट्रैक्शन में 2 बंदे होते हैं, एक होता है मिनरल और एक होता है ओर, ठीक है। मिनरल क्या हुआ, जब हम सीधे निकालते हैं ना मेटल, वो हुआ मिनरल, और उस मिनरल को का वो भाग जिससे मेटल प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है वो होता है ओर, ठीक हो गया। तो एक क्वेश्चन भी आता है यहाँ पर, क्वेश्चन आएगा ऑल मिनरल आर ओर, और दूसरा आएगा ऑल ओर आर मिनरल। कौन सही होगा कौन गलत होगा जल्दी बताइए तो, ठीक हो गया। आप एक बार कमेंट कीजिए, और कमेंट के बाद जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसके कमेंट को क्लियर कर दूंगा कि पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है, मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा यहाँ पर, ठीक हो गया। चलिए ये आपका होमवर्क है, ताकि मुझे भी तो पता लगे भाई कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो मिनरल में से जब गैंग पार्टिकल को हटा देते हैं ना, अभी गैंग क्या होता है भाई, फालतू पार्टिकल, अनवांटेड। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोना निकाल रहे हैं ना, अब सोने के साथ मिट्टी भी चिपकी हुई है, तो मिट्टी अपने किस काम की, तो मिट्टी क्या हुआ, गैंग। तो जब मिनरल में से गैंग पार्टिकल को हटा देते हैं ना, अनवांटेड इम्प्योरिटी को, तो क्या बन जाता है, ओर,
आई बात समझ में? तो सबसे पहले मिनरल और ओर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमको कुछ नहीं पढ़ना है, हमको 3 चीज़ें पढ़नी है। और सबसे पहला हमारा मेटल इन लो रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक हो गया? सबसे पहली चीज इसमें जो हम पढ़ेंगे ना, देखिए दे एग्जिस्ट एज सल्फाइड ओर। पहली बात तो जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, ये हमेशा सल्फाइड फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? सल्फाइड। लो रिएक्टिविटी सल्फाइड, लो रिएक्टिविटी सल्फाइड। ठीक हो गया? अब इनको 2 स्टेप में निकाला जाता है। नंबर 1 इनकी की जाती है रोस्टिंग। क्या की जाती है? रोस्टिंग। क्या होता है भाई रोस्टिंग? हीटिंग सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, एयर के प्रेजेंस में इनको हीट कर दो दबा के। रोस्टिंग करना मतलब जैसे मूंगफली रोस्ट करते हैं ना, ऐसी हीट दो दबा के और इनको ऑक्साइड बना दो, रोस्ट कर दो इनको। ठीक हो गया? और स्टेप 2, दीज ऑक्साइड जो रोस्ट करके जो ऑक्साइड बने हैं ना, आर फर्दर हीटेड टू गेट प्योर मेटल। भाई कैसे समझा के दिखाओ हमें? अब समझते हैं। देखो HGS है, HGS क्या नाम होता है इसका? सीने बार कहते हैं इसको। मरकरी का ओर होता है HGS, याद रखिएगा, सीने बार नाम है। सबसे पहले हमने O2 के प्रेजेंस में, देखो सल्फाइड ओर है ना, क्योंकि S लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो रोस्टिंग की। क्या की हमने इसकी? रोस्टिंग की। तो क्या बनेगा आपका? HGO मरकरी ऑक्साइड प्लस बाहर क्या निकलेगी? SO2 गैस। ठीक है, स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2, जो HGO निकला ना भाई यहाँ, ये इसको दोबारा हीट कर दो तो Hg अलग हो जाएगा और O2 अलग हो गया। देखो ना, हमको मिल गया ना प्योर Hg। तो पहले HGS से क्या बनाया? देखो क्या बनाया? HGS से क्या बनाया? HGO। और HGO से फिर क्या बना दिया? Hg। यहां पे भी हीट किया और यहां पे फर्दर हीट किया। देखो ट्रिक भी बना दी मैंने यहां पर आपके लिए। आ रही बात समझ में? पहला चीज डन। मरकरी के बाद दूसरा बंदा होता है कॉपर। तो कॉपर का और कौन होता है भाई? Cu2s। Cu2s में O2 डालोगे तो क्या बन जाएगा? Cu2O प्लस क्या बन जाएगा? SO2। अब Cu2O को दोबारा हीट करो, बट यहाँ पर Cu2s दोबारा डाल देते हैं लोग। जो ऊपर से थोड़ा बचा होगा ना, उसको दोबारा डाल दो तो Cu अलग हो गया और SO2 अलग हो गया। इसको भी बना के दिखाते हैं। देखो पहले Cu2s था तो हीट किया तो क्या बन गया? Cu2O। और फर्दर हीट किया तो दोबारा क्या बन गया? प्योर Cu। देखो क्या लो रिएक्टिविटी सीरीज के दोनों बंदे याद हो गए? एक है अपना मरकरी, एक है अपना कॉपर। सिर्फ 2 याद करने हैं बस। क्या रिएक्शन याद कर सकते हो? मरकरी के ओर का नाम क्या होता है भाई? सीने बार। ठीक है, और रोस्टिंग क्या होता है भाई? हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक हो गया? जबकि कैल्सिनेशन क्या होता है पता है? हीट करना इन अब्सेंस ऑफ एयर। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में थोड़ा सा सुनो दोबारा से। कैल्सिनेशन ना हमेशा कार्बोनेट ओर का होता है। कैसे याद रखोगे? C से कैल्सिनेशन, C से कार्बोनेट ओर। ठीक है, और रोस्टिंग हमेशा किसका होता है पता है? सल्फाइड ओर। देखो रोस्टिंग ऐसा आता है ना, तो सल्फाइड ओर। ये सल्फाइड ओर का हमेशा रोस्टिंग और कार्बोनेट ओर का हमेशा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हमेशा अब्सेंस ऑफ एयर में होता है, जबकि रोस्टिंग हमेशा कहाँ होता है? प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है। आई बात समझ में? तो कौन, हमने यहाँ पर डिफरेंसेस देख लिए, 2 डिफरेंस। तीसरा अभी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाऊंगा। एक एग्जाम्पल यहाँ डाल देना, एक यहाँ डाल देना, तुम्हारा डन हो गया भाई। 3 से ज़्यादा डिफरेंस होना आता है और ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर में और अब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग सल्फाइड ओर में एंड प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक हो गया? चलिए भाई, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमको पढ़ना है, लो रिएक्टिविटी सीरीज के 2 पढ़ दिए। अब हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट मिडिल ऑफ द सीरीज, जो भाई बीच में होते हैं। ठीक हो गया? अब अच्छी बात यह है कि ये एक ही बंदा पढ़ना है हमने, जिसका नाम है जिंक। क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा लिखा है ना, अपने को लगता है भाई न जाने क्या क्या पढ़ना है। भाई क्या था लो रिएक्टिविटी सीरीज में? एक पन्ने की चीज़ को मैंने 4 लाइन में समराइज करके दे दिया आपको। मिडिल ऑफ द सीरीज वाले में कौन आया? जिंक। देखो पहला, अब सुनो, एक बंदा है, एक का नाम है राम, एक का नाम है मोहन। ठीक है, ध्यान से सुनो। राम गया जंगल में, राम को मिला ZnCO3, यानी कि जिंक का जो ओर मिला ना, वो कार्बोनेट फॉर्म में मिला। तो कार्बोनेट फॉर्म में मिलेगा तो वो हीट करेगा। देखो उसने O2 नहीं लिखा कहीं, क्यों? क्योंकि कार्बोनेट में कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए खाली हीट किया उसने।
और क्या बन गया, ZnO प्लस CO2। आई बात समझ में। वहीं जब मोहन गया जंगल में तो उसको जिंक का सल्फाइड वाला ओर मिला, यानी कि ZnS। वो समझ गया अरे सल्फाइड ओर है तो क्या करो भाई, रोस्टिंग यानी कि हीट करो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो इसने भी क्या बना दिया, ZnO प्लस SO2। बनाया दोनों ने एक ही, बस रास्ते अलग अलग हैं। अगर आपको कार्बोनेट ओर मिला तो कैल्सिनेशन कर लेना, अगर सल्फाइड ओर मिला तो रोस्टिंग कर लेना। यहाँ पर देखो कार्बोनेट ओर मिला तो क्या करोगे, कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर मिला तो क्या करोगे, रोस्टिंग, और बनेगा आपका ऑक्साइड ओर। ये दोनों में ZnO ही बना। और स्टेप 2 क्या होगा, ZnO को कार्बन के साथ रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो देखो रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हटना, देखो Zn का ऑक्सीजन हट गया प्लस CO। ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन में एग्जाम्पल आए, एक तो चैप्टर 1 में पढ़ा है, एक इसको भी उतार सकते हो आप। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, CBSE में आ सकता है कि भाई एक ऐसा एक्सट्रैक्शन है जिसमें कि सेकंड स्टेप रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो यही है। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि इसका ट्रिक क्या होगा कि आपको या तो ZnS मिलेगा या तो ZnCO3 मिलेगा। इसको किस में चेंज करोगे आप, ZnO में, और फिर ZnO को कार्बन के साथ रिएक्शन कराओगे और Zn बना दोगे। आ रही बात समझ में। और यहाँ पर जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज का बंदा होता है, ये भी अपना ख़त्म हो गया। भाई क्या टफ था बताओ, तो मुझे तो नहीं लग रहा भाई ये टफ। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एट, जो कि कहाँ पर है, हाई पे रहते हैं, यानी कि बहुत हायर वो रहते हैं। तो याद रखिएगा इनको ना नॉर्मल कैल्सिनेशन, रोस्टिंग इनसे नहीं किया जाता। इनके लिए एक स्पेशल मेथड आती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक हो गया। तो भाई ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होती है, देखो पहली बात, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। जैसे यहाँ कार्बन का रिडक्शन कराया ना, हाई रिएक्टिव वाले में ऐसा नहीं चलता। क्यों, बिकॉज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन रादर देन द हाइड्रोजन। देखो जो मेटल होंगे ना, उनका ज़्यादा प्यार ऑक्सीजन के प्रति है, ना कि हाइड्रोजन के। तो मेटल अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। इसका मतलब जहाँ उनको रिड्यूस होना था उसके बदले वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे उल्टा। तो क्या कार्बन का कोई फायदा हुआ, नहीं। क्यों, क्योंकि कार्बन का काम तो रिड्यूस कराना था, जबकि ये बंदे रिड्यूस ना करा के उल्टा क्या हो जाएंगे भाई, ऑक्साइड हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेटल्स आर मोर लवर ऑफ ऑक्सीजन रादर देन हाइड्रोजन। ठीक हो गया, लिखिएगा ये चीज। तो सच मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। आ रही बात समझ में। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी कि रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आ रही बात समझ में, यानी कि करंट की मदद से रिडक्शन कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर एक ही बंदा है सोडियम, सोडियम के साथ पोटेशियम भी आ सकता है, बट अपनी NCERT में सोडियम है। पोटेशियम आया तो Na के बदले K लिख देना बस। एनोड में कौन होगा, Cl नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा आपका, देखो Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बना दिया, सॉरी यहाँ पर था, सॉरी 2Cl नेगेटिव था, करंट डाला तो Cl2 प्लस क्या दे दिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड की रिएक्शन हो गई। कैथोड में Na पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने क्या बना दिया, Na बस। एक होगा एनोड में, एक होगा कैथोड में। एग्जाम में ये आएगा कि एनोड में कौन है, कैथोड में कौन है, बनाने को भी नहीं आएगा बस। और ये लॉजिक आ सकता है क्योंकि भाई कि जो हाई रिएक्टिविटी मेटल के एलिमेंट होते हैं, हाई रिएक्टिविटी मेटल होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, ये कार्बन से क्यों नहीं रिड्यूस होते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी मोर एफिनिटी ऑक्सीजन की ओर होती है रादर देन हाइड्रोजन। ठीक हो गया ये। अब सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड। याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है ना NaCl का, ये नहीं कि नमक लाए और उसमें करंट डाल दिया, अभी बताया था। पहले नमक का एक्वस सॉल्यूशन में लाओगे, पहले पानी में डालोगे, तब जाके उसमें करंट डालोगे। आ रही बात समझ में। और यहाँ पर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया A to Z। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक बचता है प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम, जो कि मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में नहीं इंक्लूड कर पाया। ठीक है, और इसके लिए सिर्फ 2 या 3 मिनट की वो वीडियो होगी, और वैसे भी मैं उसको थोड़ा सा अलग प्रेजेंट करना चाहता था, तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जैसे ही ये खत्म हो जाता है झट से उसको भी देख लीजिए और अपना वो वाला टॉपिक भी यहीं पर कवर कर लीजिएगा। ठीक हो गया। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट आपका और लगेगा बस, 2 से 3 मिनट, उससे ज़्यादा वो वीडियो नहीं आएगी।
ठीक हो गया। क्योंकि मैं उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर पाया तो मैं उस चीज़ को यहाँ पर अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है और यहाँ पर मैंने कंप्लीट चैप्टर आपका करवा दिया बहुत अच्छे तरीके से। खास तौर पे एक्सट्रैक्शन, जिसमें कि हमने पढ़ा लो रिएक्टिविटी वाला, जिसमें हमने कौन कौन पढ़ा, जिंक और मरकरी, सॉरी कॉपर और मरकरी। फिर कौन सा वाला पढ़ा, जो मिड रिएक्टिविटी एलिमेंट वाले होते हैं, उसमें एक ही बंदा पढ़ा, जिंक। और फिर तीसरा पढ़ा जो हाईली रिएक्टिव है, जिसमें क्या पढ़ा, सोडियम। सोडियम में क्या होगा, एनोड में कौन होगा, क्लोरीन, कैथोड में कौन होगा, सोडियम। ठीक हो गया। और कैसे निकलते हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। ठीक है। और आई होप यहाँ पर आपको ये पूरा चैप्टर कवर हो गया होगा और दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। और आई होप यहाँ पर आपको कंप्लीट चैप्टर आ गया है। ठीक हो गया। और अब इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक हो गया। तो आई होप आपको इस चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया है, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है और अब इस चैप्टर को आप नहीं भूलने वाले हैं। ठीक हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक हो गया। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आपको अपना डाउट पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इसी के लिए बनाया है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो से लास्ट टाइम पे कुछ हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनके कि बोर्ड्स एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं और एक क्रिस्टल क्लियर ऑनेस्ट वे में वो हमसे वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।